अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ये दुआ हम कर सकते हैं, जाहिर है। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस में 2 दिन से सुन रहे थे कमी होनी थी, हो गई? सुना है कि होने वाली है और क्या पता आज ही हो जाए, लेकिन 15 से पहले होगी। हाँ। अच्छा, लेकिन वैसे ये हो जानी चाहिए वो इस तरह से, क्योंकि आलमी मार्केट में अगर देखा जाए, आलमी मंडी में देखा जाए तो तेल तो सस्ता हो गया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? वी आर वेटिंग फॉर मोर प्रॉफिट, आई प्रिज्यूम। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वैसे ख्याल रखा जा रहा है कि ये जो 15 तारीख है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन आई रिमेंबर कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके ये बम मारने शुरू किए थे पेट्रोल बम, तो उस वक्त वो तारीख का हवाला नहीं, कोई वक्त नहीं देखते। कितनी दफ़ा मेरे साथ हुआ कि मैंने सोचा कि चलो आज तो 27 तारीख है, 3 दिन बाद बढ़ेगा तो चलो पेट्रोल डलवा लेंगे। हाँ। ठीक है, और 27 को या 28 को बम फट जाता फोड़ दिया। तो अब ये है कि खुसूसी तौर पर वो इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, बम भी तो फाड़े ना प्लीज। हाँ, मतलब खैर बम नहीं, वैसे कमी कितनी होनी चाहिए? 40 रुपए तो कम से कम कर दें ना भाई। 33 रुपए डीजल की कर रहे हैं और 9 रुपए से 21 रुपए तजवीज़ किए गए हैं बस पेट्रोल की प्राइस। ये पहली किस्त होगी? अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर। आपने कितनी प्यारी बात कर दी है ना, पर ऐसा होगा नहीं सती। हम मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दे सजा लेते हैं हम, बहुत 660 सीसी से नीचे वालों को या 800 सीसी से नीचे वालों को। मैंने सुना था आपने गाड़ी बेच की वो मोटरसाइकिल खरीद ली आगे। नहीं, वो इलेक्ट्रिक बाइक लेनी थी, अभी नहीं, उसके लिए फंड जमा कर रहा हूँ मैं। उसके लिए बिजली भी जमा करें। आजकल यही होता है ना, जो काम आपको करना होता है और किसी दूसरे से करवाना होता है तो आप उसके लिए पूरी एक मुहिम चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फंडिंग उसकी होती है। This is how it works. पता चले बाइक आ जाए, लाइट चली जाए तो मजा ही आ जाएगा। खैर, हाँ, ये भी तो मसला है, उसको चार्ज भी करना है। यस, शो में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में सियासी गर्मा गर्मी तेज। मुख्तलिफ हलकों में नून लीग और PTI के जलसे। नैब लाहौर से अहम तफ्तीशी अफसरान का दूसरे सूबों में ट्रांसफर। इमरान खान कहते हैं कि मिस्टर वाई चोरों को जितवाने के लिए काम कर रहे हैं। 22 जुलाई को हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। अगले रोज वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी का बड़ा दावा, कहते हैं इदारे इनकलाब के रास्ते में रुकावट मत बने। आवाम हो जाए होशियार, आज से सिंध में मानसून की दूसरे स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल हल्का नहीं होगा। अगले 4 रोज तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में अर्बन फ्लड का खदशा। और ईद पर बसियारखोरी ने सैकड़ों शहरियों को बीमार कर दिया। गैस्ट्रो, हाई ब्लड प्रेशर और बदहजमी के मरीजों की गैर मामूली तादाद। 3 रोज में लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 10,000 मरीज लाए गए। एक मिनट क्या? IMF पैसे दे रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे पास ब्रेकिंग भी चली थी, लेकिन कितनी मजे की बात है। वो एक्चुअली ना, हमने उन लोगों को फायर कर दिया कम पैसे होने की वजह से, वो जाके गिद्दड़ और लुडियां डालते थे। हाँ, मतलब आप इमेजिन करें कि पैसे दे रहा है भाई, चलें, अच्छा है, कुछ तो हुआ। मतलब 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। हो सकता है रुपए की कदर जो है इससे मुस्तहकम हो, थोड़ी सी बेहतर हो। अभी तक 211 पे यार, इतना कुछ कर लिया। 208 पे परसों तो था, वैसे फिर 211 हो गया था। चलो भाई, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर एक बार फिर से। और पाकिस्तान रुपीज़ की भी करेंसी की जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गिरावट की तरफ है वो। आपको मालूम है कि 17 जुलाई आने वाली है और 17 जुलाई को होने जा रहे हैं पंजाब के तकरीबन 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 हलकों में। और इन 20 हलकों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी वजह से सियासी गर्मा गर्मी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इलेक्शन कैंपेन है वो संभाली हुई है मरीम नवाज साहिबा ने। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पावर शोज कर रहे हैं इमरान खान पंजाब में। हमने देखा पहले भक्कर में किया और कल तो वो गए झंग में, और कहा जा रहा है कि झंग की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा जलसा नहीं। अच्छा, वाकईतन हम ये देख रहे हैं कि नंबर्स जो आते हैं ना, जो लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, और वो जो उनका साजिश का बयानिया है, जो नैरेटिव है, मतलब भले उसकी जड़ क्या हो, कैसे हो, किस तरह से हो, लेकिन लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बिकॉज वो सुनना चाहते हैं कि आखिर ऐसा ये क्या वो शहर है जहाँ पर कभी इमरान खान साहब गए भी नहीं, लोग उनको देखना भी चाहते थे। तो ऑफ कोर्स ही हैज फैन फॉलोइंग, वहाँ पे लोग उनको देखने के लिए भी आते हैं कि भी हम देखना चाहते हैं इमरान खान साहब को। झंग में जब उन्होंने कल जलसा किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
सबको याद कराना चाहता हूँ जो श्रीलंका में हुआ, वहाँ भी एक खानदान बैठा हुआ था 20 साल से, वो भी पैसे चोरी करके पैसा बाहर भेज रहा था। जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। वो छुपते फिर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी, प्रेसिडेंट डर डर के मुल्क से बाहर भागा। तो ये याद रखो, ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। आप लोगों को समझ रहे हैं कि जुल्म करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और लोग इन चोरों को मान लेंगे। कभी पाकिस्तानी कौम इनको नहीं मानेगी कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया, हमें बचा लो, हम तो मर रहे हैं 75 साल से जी, आप हमें पैसे दे रहे हैं। एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है, बुतों से तुझे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। 3 दिन रह गए, इन चोरों को भी हराना है, लोटों को भी हराना है और अंपायरों को भी हराना है। इन्होंने धांधली करनी है। इंतजामिया के लोग और पुलिस और इलेक्शन कमीशन के लोग, जो भी इस इलेक्शन के अंदर गैर कानूनी काम करोगे, याद रखो कि ज्यादा दूर नहीं है, 17 तारीख आपका एहतसाब किया जाएगा और इस बारी पूरा एहतसाब करेंगे। अच्छा, खान साहब ने बात की 17 तारीख की। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 22 जुलाई को हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे और उसके अगले दिन वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम जो है और एएनपी ये छोड़ेगी हुकूमत का साथ, और जैसे हुकूमत का साथ छोड़ेगी तो जो अभी मौजूदा हुकूमत है इसका हो जाएगा जी धड़न तख्ता। और साथ में फवाद चौधरी साहब इदारों से कह रहे हैं कि आप इनकलाब के रास्ते में रुकावट मत बने। सिर्फ पीटीआई रहनुमा ही नहीं बल्कि शेख रशीद भी किसी से पीछे नहीं है, और उन्होंने तो ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत का ख्वाब भी देख लिया। 23 तारीख को हमजा शहबाज पंजाब वज़ीर आला नहीं होंगे। 23 तारीख को एमकेएम और बीएपी अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद, तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी। इमरान खान की 20 ज़िमनी नशिस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत देखते हुए हुकूमत ने धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और नाजायज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आप जो खेल खेल रहे हैं इसमें खुद फंसने जा रहे हैं। अवाम के फैसले को इज्जत दें, वोट को इज्जत दें, वरना खुद भी जलील होंगे, आपकी सियासत भी खत्म होगी और आपका सियासी ताबूत निकलेगा। उधर भाई एक और चीज़ बड़ी अहम सामने आई है कि मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को रिलीफ देने का एक और प्लान देखा जा सकता है कि सामने आया है, जिसके तहत नैब लाहौर से अहम तफ्तीशी अफसरान को दूसरे सूबों में भेज दिया गया है। और नैब ने शरीफ फैमिली, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ के केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान का तबादला किया है। बिल्कुल जी, नैब लाहौर से मोहम्मद आफ्ताब को कराची, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने वाले मोहम्मद असगर को सखर, नदीम अहमद को इस्लामाबाद और जो खावर इलियास हैं उनको नैब बलूचिस्तान ट्रांसफ़र करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी अब एंटी करप्शन के पंजाब के रडार पर आ गए हैं और उन्हें 15 जुलाई को तलब भी कर लिया गया है। शेख रशीद को सरकारी फ़ीस अदायगी केस में तलब किया गया है और हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया को भी साथ में तलब किया गया है। इस हवाले से शेख रशीद साहब का कल क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जमीन है 50-60 साल से मैं बेची है, 17 को इलेक्शन है, ये 15 को मेरे पे सियासी दबाव डाल रहे हैं क्योंकि मैं लाहौर में इलेक्शन मुहिम कर रहा हूँ। इनको अकल नहीं है कि 15 तारीख वैसी दिन है एक लास्ट इलेक्शन कैंपेन का, तो चले जाएंगे जी, करें केस करें, जरूर इंक्वायरी करें, अदालतें भी यहाँ पे है, जमीन भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे। अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो गिरफ्तारी दे देंगे, इससे क्या होता है। गिरफ्तार करना है तो कर लें, केस तो बताएं ना क्या है। मुल्क को वहां ले जा रहे हैं जहाँ से वापसी ना हो, लेकिन आप देखें इनके साथ क्या होता है। ऑलराइट जी, तो अब तमाम दर सियासी सूरत हाल पर ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खावर घुमन। खावर घुमन, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि एक तो इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि जी हुकूमत धांधली कर सकती है, तो इस दावे में या इस शुबे में कितनी सदाकत ख़त आपको दिखाई देती है। दूसरा ये है कि मामला इससे आगे नहीं बढ़ गया जब इमरान खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का तस्करा करते हैं। कुछ देखिए, जहाँ तक खान साहब का ये दावा है कि जी पंजाब के अंदर उनके खिलाफ धांधली हो सकती है, पंजाब के अंदर एक बड़ी यूनिक किस्म की सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम के बाद एक तरीकाकार इस्तेमाल यही किया गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे एक काया मुकाम हुकूमत कायम होगी और उसके ताबे सारे के सारे इंतजाम चलेंगे। अब हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो हमजा शहबाज का इलेक्शन है वो डिक्लेयर कर दिया गया है नल एंड वॉइड, लेकिन इसके बावजूद उनको पोजीशन में रखा गया है। ज़ाहिर अदालत का फैसला है, वो सब ने मानना है। अब आप बड़ी हैरान कुन जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो ये
कि हमजा शहबाज के तमाम जो बड़े बड़े वुज़रा हैं वो इस वक्त इस्तीफे दे के ये जो ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्के हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप पंजाब को थोड़ा बहुत जानते हैं, मेरी पार्टी हुकूमत में है, लेकिन मैं जो अपने जो वजारत के से इस्तीफा दे के हल्के में जा रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि जी 4-5 दिन के बाद मैं दोबारा वजारत में वापस चला जाऊँगा, तो आपका इन्फ्लुएंस क्या होगा। ये बड़ी ही मैनी खेल चीज़ है। उसके साथ साथ पंजाब की सियासत को जो लोग जानते हैं, इस चीज को रोकने के लिए जैसे कहा भी जा रहा था, फिर हमने देखा कि पीटीआई के कुछ रहनुमा कह भी रहे थे, जैसे उमर अयूब साहब ने कहा था कि मजीद कुछ वजीर भी इस्तीफा देंगे। सो क्या इसके खिलाफ अदालत नहीं जाया जा सकता, अदालत के दरवाजे नहीं खटकाए जा सकते? देखिए मेरे ख्याल में कल उन्होंने ऑलरेडी एक पिटीशन डाल दी है इलेक्शन कमीशन, चूंकि ज़िमनी इंतखाबात या कोई भी इंतखाबात जब किसी हल्के में होते हैं तो उसके बाद वहाँ का सारा जो इंतजामात हैं उसका कंट्रोल जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है तमाम इख्तियारात के साथ। वो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर डेफिनेटली ऑर्डर कर सकता है। साथ साथ बिल्कुल आपने सही बात की, अपने इब्तदाइया के अंदर के जो नैब के अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं, शेख रशीद साहब के खिलाफ जो एंटी करप्शन वाला केस, तो ये जो सारे जो वाकयाती हालात हैं वो हमारे सामने हैं, मौजूद हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को पीटीएम कुछ ही अर्सा पहले ये बता रहे थे कि पंजाब के अंदर इस वक्त पीटीआई की हालत ये है कि इनको अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इनको कोई बंदा वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इवेंचुअली बीइंग जमहूरियत मुल्क के अंदर सियासी जो इस्तेहकाम है वो एक ही शक्ल में आ सकता है। खावरी आपने किसके लिए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है? दोनों तरफ के लिए। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है साफ सुथरे इंतखाबात हो जाएं, और चूंकि ये जो 20 इंतखाबात हैं 20 हल्कों का, इसका जो असर है वो ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के ढांचे के ऊपर पड़ना है। जाहिर अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर तो सारे का सारा पीडीएम का खेल या उनके जो सहूलतकार हैं बकौल इमरान खान साहब के मुल्क के अंदर जो उनको कुछ एक्सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो कि अखलाक के अंदर कहीं मुअल्लक है जहाँ से सपोर्ट आती है, तो वो सारे का सारा बिल्कुल जैसे मदीहा ने सही कहा कि वो धड़म से बैठ जाएगा और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान की सियासत एक ये मैंने नहीं कहा खावर साहब, ये तो आपको पता फवाद चौधरी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जी 22 को ना ये वजीर आला रहेंगे और उसके बाद फिर पेशी को ये भी कर दिया कि ना एमपीएम और एनपी भी अलग हो जाएंगे और हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। वो जो पीटीआई की तरफ से पीटीआई की अगर इलेक्शन जीत जाती है तो वो जिन्होंने ये जो सारे का सारा माहौल बनाया है, गुलो गुलजार खिलाए हैं, अब खुशबू आ रही है वहां से, तो वो कैसे सारे के सारे अपने इस बाग को तबाह होने देंगे। लिहाजा ये सारे वो खदशात हैं जो खान साहब और उनकी पार्टी को को इस वक्त उनको इनके खतरात लायक हैं। बिकॉज़ दे हैव बीन देयर एंड दे हैव सीन इट ऑल। सेनेट इलेक्शंस और इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं, तो जाहिर है कि उन्हें पता है कि क्या कुछ हो सकता है। ये बात आपकी ठीक है। तो लेकिन मैं जो रिसेंटली चूंकि आई माई सेल्फ इज फ्रॉम पंजाब, जो सेंटर पर पंजाब में ईद की 4-5 दिन गुजारे हैं, वहाँ से लोगों वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों से आपकी बात भी होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो है इलेक्शन वाले दिन कोई धांधली हो पाएगी उस अंदाज से, क्योंकि हर बंदे के जेब में एक कैमरा है। बहुत ही मुश्किल होगा कि वो बहुत मुश्किल होगा उस दिन ये धांधली करना। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि हालात वाक़यात इस तरह के क्रिएट कर दिए जाते हैं कि वो बाज़ औक़ात ये कि पोलिंग बूथ से एक बंदा जीत रहा होता है लेकिन बाद में नतीजा किसी और के हक में हो जाता है। एक लिहाज से मैं ये समझता हूँ ये हमारी तमाम सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है कि वो जो लोगों का मैंडेट है वो किसी भी पार्टी को वो अपना मैंडेट देना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में और फिर दूसरा मैंडेट अगर दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और एक और चीज़ भी है कि आपने कहा कि लोगों के हाथ में कैमरा भी है, सारी चीज़ें भी हैं। साथ ही ये भी दुआ करें खावर भाई कि कहीं कोई अचानक मौसम चेंज हो जाए, कहीं धुंध शुंध ना आ जाए, ये भी बड़े वैसे तो आजकल जाहिर है बरसात का मौसम है, बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब के अंदर बारिश लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि ये जाहिर है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। खावर वही वाली बात आप कहेंगे। लेकिन दोबारा से मैं ये कहूंगा चूंकि असल मसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली देखें वो 5 सीटों के ऊपर फैसला लटकाया जो कि वाज़े आइन और कानून के अंदर मुतय्यन एक तरीकाकार था कि ये 5 सीटें मिलनी है उनको, पीटीआई को नहीं मिली। उसके बाद आपने देखा कि वो भी बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला आया कि यूसुफ रजा गिलानी का जो बेटा है उसने गलत हरकत करके वोट खरीदे। बहुत गलत बात है, ये माना ईसीपी ने ये भी कहा कि बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जिनसे बात कर रहे थे, जिनकी वीडियोस आउट हुई थी, फिर वही कितना आगे बढ़ के
नारे भी अच्छा, लगा रहे वो थे। नहीं, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उनके बेटे ने ये गलत काम किया, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उस हरकत के नतीजे में जो नतीजा आया, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन का, वो ठीक है, उसको कुछ नहीं कहना। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो ममनुआ फंडिंग वाला केस है, तो पीटीआई का एक मेरे ख्याल में एक जायज उसके ऊपर एतराज था, तो जनाब आला बिल्कुल ठीक है, हमारे खिलाफ जरूर एक्शन लें, लेकिन ये इस तरह के केसेस सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इकट्ठा कर लें तो इकट्ठा एक फैसला दे दें, जिसने भी गलत काम किया उसको जो भी आप सजा देना चाहते हैं, उनकी फंडिंग आप जब्त करना चाहते हैं, भाग्य सरकार और भी जो कुछ भी करना है, लेकिन उस पर भी देखा नहीं, उन्होंने कहा जी पीटीआई का लहदा होगा, पीटीआई का जल्द फैसला कर दिया जाएगा, लिहाजा वो अब तक नहीं हुआ ना हवाले से भी पीटीआई वालों को। अच्छा, वैसे ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है खबर भाई कि कहा यह जाता है ना कि फैसला कर लिया जाए, अपने हिसाब से कर लिया जाए, और ये, लेकिन आपको पता है कि हमारी बहैसियत कौम एक मेंटालिटी बनी हुई है कि सड़क पे भी हमें कोई अगर रोकेगा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर, तो हमारा मौक़िफ़ यही होता है कि भाई वो तो जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका, हमें क्यों रोका। तो अच्छा, ये हमारे दूसरी नहीं, वो तो आप देखें, दूसरी तरफ से आर्गूमेंट तो ये किया जा रहा है, लेकिन जाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो बुनियादी तौर पर एक ऐसा जो हमारी सियासत के अंदर क्योंकि एक अमल दखल रहा है इस हवाले से, ये फंडिंग के हवाले से, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो डेफिनेटली एक जजमेंट नहीं है, बाकी की भी आ जाएगी, लेकिन इसके साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा, बाकी बात छोड़ें, देखें ऑन ग्राउंड अगर आप देखें, आपको मतलब बखर और लगे जिस जगह के ऊपर जब इतनी बड़ी तादाद में एक सियासी लीडर को लोग सुनने के लिए आते थे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी बात सुनी जा रही है। नो डाउट, और लेट्स सी कि ये रिफ्लेक्ट करता है इलेक्शंस। अवाम को ये हक मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा से यही बात कहता हूँ, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अवाम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुने, और यही जमहूरियत है। इसके खिलाफ जो भी जाएगा वो मेरे ख्याल में वही बात जो हम हमेशा से हम अपने भी कोर्सेज में पढ़ते आ रहे हैं, और यही बात हम कन्वे भी करते जा रहे हैं कि अवाम ही जो है वो ताकत का चश्मा है। बहुत शुक्रिया जी, खावर घुमन हमारे साथ मौजूद थे। तो उस वक्त हमें आइडिया नहीं होता था कि जी इतना कोई हैवी वर्ड है जी, अवाम ताकत का चश्मा है, लेकिन अब आइडिया होता है कि उसका मतलब क्या था, उस बात का मकसद क्या था। लेट people decide what they want, whoever they want, मतलब जाहिर है कि अगर पीटीआई की मकबूलियत है तो उसको किसी भी तरीके से मलाइन नहीं किया जाना चाहिए, उसको रोंदना नहीं चाहिए। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी, देयर आर सर्टेन पार्टीज इन द कंट्री, और फिर देयर इज अ बिरादरी सिस्टम है, सो लेट देम, बट उसके लिए जरूरी है कि आप घरों से बाहर निकलें और वोट करें। घर में बैठ के लोगों को ऐसे जानती हूँ, हम तो वो नहीं हम अपना वोट नहीं डालते, हमारा वोट तो डाल दिया होगा, तो भैया आपने एफर्ट क्या कि आप निकले घर से, बस जी नहीं जी डाल दे, बस जज्बाती ना हो आप, ठीक है। अब हमने क्या बात करनी है, मौसम। हाँ, मौसम पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ब्रेक तो नहीं आ रही आगे, तो वरना मौसम पे बात कर लेते जी। और आपको पता है जो अभी पिछले दिनों हमने मसा जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पेल गुजारा था, अभी हल्का सा पानी निकलना शुरू हुआ था बहुत सारे इलाकों में, तो अभी भी बारिश का पानी खड़ा है, मुँह चढ़ा रहा है कि हाँ भी कितने जा रहे हो जी। और अब आज से जो दूसरे स्पेल जो है वो हिट करेगा सिंध को, और इसको जो नाम दिया गया, आपको पता, कल मैं पढ़ी थी, गरज नाम दिया गया, तो मैं उसी से डर गई कि पता नहीं कितने सिवियर किस्म का क्या था वो। हाँ, लेकिन ये तो मुझे मतलब सिर्फ गरज ही दिया गया, गरज है तो फिर इट्स फाइन ना, फिर वी डोंट नीड टू बी स्केयर्ड फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड कराची। अब इतनी गरजदार बारिश जो है ना, ये किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है। और देखिए वो हम वही बात कि ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये बाराने रहमत है, लेकिन हमारे वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन गई है, तंग करने की वजह से, नालों पे सोसाइटीज बनाने की वजह से। आप लोगों ने जो नालों पे अपने पता नहीं दुनिया जान के शॉपर तकिए पता नहीं क्या कुछ चीजें डाली होती हैं, आप लोग भी आलाइशें, आप लोग भी जरा शर्म करें कि ये आप लोगों का अपना घर है, ये आप लोग का अपना शहर, आप लोग उस वक्त कर कह रहे। फिर क्या होता है जब नालों में जगह नहीं मिलता तो ये बाहर आते हैं सड़कों पे, पानी तो अपना रास्ता खुद बना लेता। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने कहा गरज ना, तो ये वैसे गरज से तो ये है ना, वो सुना नहीं है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसे अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, मतलब बरसे लेकिन हल्का। क्योंकि एक्चुअली अब सती मैं आसपास के लोगों में देख रही हूँ कि जब हम बारिश के वाले से बात करते हैं, और जब स्पेसिफिकली कराची में हम मानसून बारिशों के वाले से बात करते हैं, अगर आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, लाहौर से, खैर तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हमने देखा कि नालड़ी में तुगयानी आगे जितनी बारिशें हुई हैं, नशेबी इलाके जैसे ज़ेरे आब आए हैं, तो वहाँ के लोग भी अंडरस्टैंड करें कि भाई क्या मसला हुआ क्या। लेकिन मोस्टली यूजुअली लाहौर के लोग जो है ना, वो जब मानसून की बारिश होती है खुश होती है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पहले ज़माने में दुपट्टे जो हैं वो रंगे जाते थे, कपड़े तैयार किए जाते, 100 चीजें गीत गाए जाते थे, लेकिन अब इसलिए कि पानी खड़ा नहीं होता था, ठीक है, वरना फिर क्या नाम है उसका, छोटे
वो मतलब वो 5-6 छोटे करके फिर ऊपर करके फिर इस तरीके से इंसान मैनेजमेंट, वो अलग सिलाई कढ़ाई का एक अलग सेटअप होता है कि किसी तरीके से हम गीले होने से बचें, हमारे कपड़े नापाक होने से बचें, अब अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट बेहतर बनाने की बात होनी चाहिए। अब मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने बैठक लगाई रेन इमरजेंसी से मुतालिक, और उन्होंने कहा कि भाई जहाँ से पानी निकल गया वहाँ से तो निकल गया, जहाँ नहीं निकला वहाँ पर भी सफाई के अरेंजमेंट किए जाएँ, कीचड़ जो है वो निकाला जाए, साथ ही साथ जो निकासी आपकी लाइनें बंद हैं उन्हें फौरी तौर पर खोला जाए। तो क्या फरमाना था उनका, आपको ज़रा दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2007 से शहर की पोजीशन बहुत बेहतर है, 2020 से शहर की पोजीशन बेहतर है। तो जब आप देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, उन्होंने अच्छा, कहा एक चीज़ है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद और जब चीज़ होने वाली है उससे पहले, नहीं, ये देखें ना कि ये बल्दियाती इलेक्शंस किस लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर गली मोहल्ले में अगर इंफरादी सतह पर वहाँ पर चंद लोग मिलके अपनी गली का कचरा निकाल देंगे और इसी तरीके से पूरा शहर ये काम करेगा, तो आप देखें सफाई सुथराई ज़बरदस्त होगी। एक लाइन चौक होती है, उसके पीछे जो है वो सारा कुछ हो जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ट्रैफिक का अच्छा खासा फ्लो चल रहा होता है, एक गाड़ी बीच में खराब हो जाए उसकी वजह से पूरी लंबी लाइन लग जाती है। बिल्कुल तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो शहर में क्या सूरत हाल है बारिश की, इशरत खान हमें ज्वाइन किए हुए हैं और वो जहाँ पर मौजूद हैं उनके पीछे इस वक्त अच्छा खासा पानी हमें अभी भी बिल्कुल। दिखाई तो ये दे पूछ रहा है। लेते हैं, इशरत मुझे ये बताएं, ये क्या अभी अभी बारिश हुई है ताज़ा जिसका ये पानी खड़ा हुआ है, या फिर ये जो पिछले कुछ तकरीबन 3 या 4 दिन पहले सती बारिश हुई परसों ही थी? थी यार, मतलब बहुत हल्की बारिश हुई थी परसों। तो जो अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, ये उसका पानी है, ये बताएं जरा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। मेन सदर का ये एरिया है, अब्दुल्ला हारून रोड है, और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये बारिश का भी है, साथ साथ सेवरेज का पानी भी है। बारिश का पानी कराची के बहुत सारे एरिए से ख़त्म हो गया, सूख गया, लेकिन सेवरेज का पानी हर जगह मौजूद है। चूँकि नदी नालों की सफाई नहीं हुई है, गटरों की सफाई नहीं हुई है, तो जो सेवरेज का पानी है वो उबल कर बाहर आ रहा है। इस वक्त जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, यूनी सेंटर यहाँ है, महबूब मार्केट यहाँ है, जैनब मार्केट वहाँ है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी यहाँ पे है। जो इस तरफ जाने वाली रोड है, आप देखें कि इस तरफ जाने वाली जो रोड है, इलेक्शन कमीशन वहाँ है, हाई कोर्ट वहाँ है, पासपोर्ट ऑफिस वहाँ है, मतलब इतने बड़े बड़े इदारों के ऑफिसेस बिल्डिंग्स वहाँ हैं। उसके बावजूद इस रोड पर सेवरेज और बरसात का पानी मौजूद है। अगर मेन शाहराहों पर इस तरह पानी है तो जो इलाके हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ क्या हालत होगी। और आज से तो नया स्पेल शुरू हो रहा है और यही कहा जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से कि ये भी हैवी रेन होगी। 18 तारीख तक, 18 जुलाई तक हैवी रेन होगी और मुसलसल होगी दिन रात। अगर दिन रात मुसलसल होती है तो कराची की क्या कंडीशन होगी, कराची की इंतज़ामिया क्या कर रही है, TMC क्या कर रही है, कि क्या करिए सफाई का बल्दियात, महकमा बल्दियात के जो अहलकार है वो कहाँ है, सफाइयाँ नहीं है। सोने पे सुहागा जो बड़ी थी, आपने इतनी गरजदार आवाज़ में सबसे पूछा है कि क्या कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में जवाब भी उनका आएगा, लेकिन अब तक जो आपने पहले उनसे पूछा तो क्या जवाब उनकी जानिब से आया? ज़ाहिर है आपने रब्ता करने की, मौक़िफ़ लेने की कोशिश की होगी। सबसे पहले तो CM की बात करते हैं। जी करें। कुछ एरिया के विजिट करने के बाद जो मेन डिफेंस की बात कर ले कि जी डिफेंस से पानी उतर गया है, जबकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। डिफेंस से पानी नहीं उतरा, सबसे पोश एरिया है वो। अगर पोश एरिया से पानी नहीं निकला तो सोच सकते हैं कि मलीर के छोटे एरियाज में, लियारी के एरियाज में, इसी तरह ज़िला कोरंगी के छोटे एरियाज में, लियाकताबाद में पानी कैसा खड़ा होगा। हाँ। बल्दियात, महकमा बल्दियात यही कहती है कि जी हम नालों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े 4 नालों की ही सफाई कर दी जाती तो शायद कराची का इस बरसात के मौसम में ये हाल नहीं होता जो अब हो रहा है।
सही, शहरी लेकिन अब रो मसला रहे ये ना कि हैं। आप देखिए, बरसाती घरों में नालों की पानी- सफाई कर दी जाती है, लेकिन आपने जो डिफेंस का नाम लिया तो इर्शाद आपको ये मालूम है कि डिफेंस पहली बात है तो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है और वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं, वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, वहाँ पे सड़कें तो बिछा दी गई लेकिन बाद में याद है कि वो हम ड्रेनेज का सिस्टम तो बनाना भूल गए। तो यू आर राइट, लोग बहुत सफ़र करते हैं जी डिफेंस के। बहुत शुक्रिया जी। इशरत खान हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ डिफेंस ही बल्कि हम देखें जी पूरा शहर जिस तरीके से डूबा हुआ था और मैं 2020 के कुछ ऐसे मनाजिर देख रही थी तो मुझे कश्तियाँ खरीद लें, हम क्या करें। वो कुछ लोग चला भी रहे थे ना, आपको याद है एक दफ़ा आरिफ अलवी साहब की कश्ती लेके उतरे थे पानी में, क्यूट। मतलब ये जस्ट इमेजिन। अच्छा, दूसरा ये कि मलीर का इलाका उन्होंने कहा छोटा है, मुझे वो भी याद है, वो कुछ कौन सी पार्टी थी जो साफ बारिश के पानी में सफाई कर रही थी। हाँ। अच्छा, एक मैंने ट्विटर पर एक वीडियो देखी थी कि एक साहब ने जो बारिश का पानी है वो किसी तरीके से वो स्टोर किया था और 2000 गैलन उन्होंने पानी फिल्टर लगा के उन्होंने वो स्टोर किया था और दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और वो नज़ीर शाह हमारे जो नुमाइंदे रिपोर्टर हैं उन्होंने वो अपने ट्विटर पर शेयर की हुई थी। तो विल गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट कि वो उन्होंने कैसे किया था, क्योंकि अब जाहिर है कि जिन साहब ने ये काम उस वक्त किया तो अब जो बारिश होगी, स्पेल होगी, तो उसको भी किसी तरीके से उस पानी को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे पास तो आपको पता है ना कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो बने बनाए रेजर्वेयर्स हैं उनके अलावा इतना कुछ इनफरादी तौर पर कोई सेटअप नहीं है कि चीज़ें मैनेज हो सकें। और अच्छा सती, ये तो हमने कराची की सूरत हाल जान ली। कल हम ब्रेक पर जाएंगे लेकिन उससे पहले हमने कहा जरा कवर कर लें पूरा मौसम। बारिश एक बड़ा संगीन मसला है, पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन। उनको है कि जी हम अभी देख लेते हैं कि जी मौसम क्या है, क्योंकि लोगों ने भी घरों से बाहर भी निकलना है। जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो रहने वाले शहरी हैं, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी मुश्किलात काटी हैं, अभी जो कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पर नशेबी इलाके जिस तरह से ज़ेरे आब आई हैं, फुटेजेस आपके सामने जिस तरीके से गाड़ियाँ बह रही थी और 2 कीमती जानें जो हैं कल होने वाली बारिशों की वजह से चली गई। तो इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या कहना है जुड़वा शहरों के हवाले से। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर मलिक, उनसे जान लेते हैं। बाबर, क्या सिचुएशन है? कल तो हमने देखा कि बहुत बुरी सिचुएशन थी जिस तरीके से बारिश है। किस जगह मौजूद? पहले ये देखें, ये मतलब छोटा सा पुल है, कौन सा है ये पुल छोटा सा है? हाँ, नहीं साथ में। बहुत शुक्रिया मदिया और ये साथ सत्ती और बाखबर सवेरा में बुलाने के लिए। यहाँ पे मैं इस वक्त रावलपिंडी का सबसे अहम तरीन ब्रिज ग्वालमंडी, ये ग्वालमंडी नालई का ब्रिज है। पीछे रेस्क्यू 111, 122 है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और वासा की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक है। रावलपिंडी की सिचुएशन कुछ यूँ है कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया, हाई अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन ने कल मीडिया से गुफ्तगू में बता दिया पिंडी और इस्लामाबाद के वासियों को कि इस दफ़ा ज़रूरत से मामूल से ज़्यादा बारिशें भी होंगी और ये जो नया स्पेल दाखिल हो गया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, ये अगस्त के मिड तक जाएगा। यूँ गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है वो नाला लई में तो यानी तो आई है, लेकिन रावलपिंडी के पोश इलाके, वो पोश इलाके जहाँ पे आला तरीन इंतजामात का दावा किया जाता है, वहाँ पे गाड़ियाँ तैर रही थी, लोगों के घरों में पानी गया। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड, चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके डूबे। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सुलेमान बाहर आए, उन्होंने इलाके का विजिट किया, नोटिस लिया। डोग जुम्मा शदीद मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ रावलपिंडी का पोश इलाका चकलाला स्कीम 3 चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम ख़राब, बिल्कुल नहीं सही। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी, सड़कें गलियाँ ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई दरिया बह रहे हों, नदियाँ बह रही हों। कोई इतना हैवी स्पेल, इतना हैवी रेले आए कि इसको नहीं संभाल सके। बारिश मजमूई तौर पर रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, कम वक्त में ज़्यादा बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। और वासा और ये अदारे तो अलर्ट हैं, रेस्क्यू 111, 122 को अलर्ट किया गया है। ख़ुसूसी तौर पर IG पंजाब की जानिब से रावलपिंडी पुलिस RPO और CPO तक, और जो भी इन दिनों में मानसून का स्पेल चल रहा है, पुलिस को कहा गया है कि वो थानों में ना बैठें। वो इन दिनों में लोग नहाने के लिए इधर नाला लई का रुख करते हैं, डूब जाते हैं, तो आप पुलिस जो अदारे हैं वो इमदादी अदारे हैं, कोई भी उनके लिए पुलिस मामला करे। अभी मैं हालांकि हाई अलर्ट और रेड अलर्ट किया गया है, रेस्क्यू और वासा के अलावा पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इससे पहले कि हम आपसे इजाजत दें, जरा कैमरामैन से कहिएगा पीछे दिखा भी दीजिए, क्योंकि आप ब्रिज पे खड़े हैं और साथ में नाला लई है, तो कचरा कितना है, कचरा कितना है। फिर हम कहते हैं जी कि नालों में तुगयानी भी आ गई, जब हम रास्ता भी नहीं देते। ज़रा बाबर मलिक के पीछे हम देख सकते हैं कि कचरे की भरमार है, प्लास्टिक की थैलियाँ जो कि हम रोज अपने शो में बात थोड़ा सा करते हैं। फोकस करके मैं बता दूं, कचरा जरूर है, लेकिन चूंकि मानसून माशाल्लाह ये अब क्योंकि
कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलाकों में मॉनसून से पहले और बाद में सफाई नहीं की नदी नालों की और उस तरह। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इस मकाम पर क्योंकि यहाँ पे अहम तरीन विजिट होता है, यहाँ ग्वाल मंडी को इस दोनों तरफ से साफ किया गया, इसको कचरा हटाया गया, लेकिन फिर भी लोग हज़ारा कॉलोनी और फिर वदाई और ख़याबान सर सैयद में मलबा, घरों का मलबा डाल के उसको तजावज़ करते हैं, रोड बनाते हैं, घर बना लेते हैं लोग। यहाँ तो लोगों की जानिब से बहुत शुक्रिया। अगर बैरियर क्रॉस हो गया तो फिर क्या होगा, और पानी की सतह अगर इतनी बढ़ गई तो अल्लाह ही हामी नासिर हो सबका। और पानी का ये ज़ाहिर है कि नाला लई जहाँ पर जाके गिरता है तो वो भी पूरा देखना चाहिए कि किस तरीके से उसका मतलब, क्योंकि अगर सतह बढ़ती जाएगी तो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं फाइनली जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि मैं और सती अक्सर शो में सवाल से बात करते हैं कि देखें देयर आर वेज कि जिससे हम जो बारिश का पानी है हम उसको बचा सकते हैं और ये पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि अब जो तीसरी जंग अजीम होगी वो पानी पे होगी। तो किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, क्योंकि पानी आप खुद तो पैदा कर नहीं सकते। देयर इज नो प्लांट कि जी आप कह सकते हैं साइट एरिया में फलानी जगह प्लांट लगा हुआ है, कोरंगी एरिया में प्लांट लगा हुआ है, पानी बनता है जनाब, अल्लाह खैर से अल्लाह, ऐसा नहीं होता जनाब। आपको ये रिजर्व करना है। लेकिन अब ये देखना है कि जिस बारिश के पानी को हम रिजर्व करने के वाले से बात भी कर रहे हैं, क्या वो डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए, क्या वो पीने के लिए सही है, या फिर वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, हॉर्टिकल्चर जो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस पर बात करना भी उससे पहले एक अपडेट जरा मैं दे दूं कि भाई वो कराची को पानी फराहम करने का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो हब डैम है, उसमें से अभी बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 1 फुट अभी रह गया और भरने में। तो 3 साल तो उसका मतलब है अगर ये भर गया तो 3 साल तो कराची के शहरियों को पानी मिल सकता है आराम से। हाँ, वाटर टैंकर्स की अगर हथेना चढ़ गया तो, हाइड्रेंट माफिया के हथेना चढ़ गया तो ऐसा होगा। वरना आपको पता है कि 3 साल अभी हम कह रहे हैं, अगले साल फिर हम रो रहे होंगे अगर बारिश ना हुई प्रॉपरली टाइम पे, हम कहेंगे जी हब डैम में सिर्फ इतना पानी रह गया। फिर हम सवाल नहीं उठाएंगे कि भाई बात यह है कि हमने तो 3 साल की प्रोडिक्शन की थी, या फिर कौन से टैंकर थे जो पानी पी गए, और वो टैंकर जो 5-5, 6-6 हज़ार में आवाम को पानी बेचते हैं और लाइनों में पानी नहीं आता। व्हाट इज 5,000 का टैंकर? हाँ, वाकई 6,500 का मैंने लास्ट में टैंकर लगाया था। कूल, ठीक है। आप बड़े लोग, छोटा टैंकर नहीं, छोटा टैंकर हमारे लिए छोटी टैंकी सुजुकी वाली। अच्छा जी, तो भाई बात ये है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अमेरिका में सिस्टम मौजूद है, पाकिस्तान में तरीक़ेकार क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट रफ़ीउल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। ये जाहिर है कि हम वैसे तो बात करते हैं कि जी दरिया सिंध का पानी 32 मिलियन एकड़ फिट जो है वो समंदर में चला जाता है और उसको बचाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वो भी एक सेटअप ज़रूरी है। ये जो बारिश का पानी है ये भी लाखों गैलन, ज़ाहिर है कोई मेजरमेंट तो इसकी होती होगी, वो ज़ाया हो जाता है, ये सड़कों की जीनत बनता है और फिर जोहड़ में बदल के क्या से क्या कर देता है। क्या इसको प्रिजर्व किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रिजर्व किया जा सकता है। सबसे पहले एक चीज़ जिसे कहते हैं रिब्यूटल दे दूँ। इकोलॉजी के टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ई फ्लो। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी वाटर बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को रिस्पेक्ट करें। ठीक है। अगर बहती हुई कोई चैनल है उसके ऊपर बाग ना लगाएं। अगर कोई झील है तो उसको दरिया ना बना दें, वगैरह वगैरह। सो अगर कोई चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर ये बारिश ब्लेसिंग लेके आती है, इसका पहला काम ये होता है कि वॉश अप, पूरे जो डर्ट होती है उसको धुल जाती है। अब आप खुद भी उसके एम्बियंस को अच्छे को महसूस। मिसमैनेजमेंट वहाँ होती है कि जहाँ उसका ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हो। वही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला आ जाता है, हम सुबह से ही इस पर बात कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात की कि किसी भी वाटर बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को आप उसको वो ना करें, चेंज ना करें। आप ये बारिश का पानी हम समझ रहे हैं कि बॉडी के कैरेक्टर को कोई हम ये समझ रहे हैं कि इसको ज़ाया कर रहे हैं। देखिए, हमें मालूम है कि 14 नाले जो हैं वो डर्ट जो है वो एक पोल्यूशन जो है वो फैला रहे हैं और पोल्यूट कर रहे हैं हमारे सी को। ये जो दरिया का ये जो बारिश का पानी है उसके डाइल्यूशन में, उसकी शिद्दत में कमी का बाइस बनता है। ठीक है। और यही वजह है कि दरिया का जो पानी जो हमारे कुछ आप समझते हैं कि ये समुंदर में जाके ज़ाया होता है, ऐसा नहीं। ये ज़ाया इसलिए नहीं होता है कि हमारा इंडस डेल्टा हाई प्रोडक्टिव जोन है। बिल्कुल ऐसे। और अब वो सुकड़ता जा रहा है। जी, सुकड़ता जा रहा है। और वो जब पानी यहाँ आता है तो
डेल्टा में बाहर आती है, उस ज़माने में मैंग्रोव में शगुफे फूटते हैं, ये फूल आते हैं और फल आते हैं और बीज आते हैं, बिल्कुल ऐसे। और मछलियां अंडे देती हैं, इसलिए कि समुंदर के कड़वाहट कम हो जाती है। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसको और हम ये जरूरी कुदरत का है। निज़ाम। ये जो हम कहते हैं ना कि समंदर ठट्टा को निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कम होता जा रहा है दरिया का। और उसका दूसरा पहलू ये है कि हमने अपने नहरी निज़ाम को बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है बढ़ाएं, लेकिन अगर उसके साथ हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स सिस्टम करें, हम फ्लडेड या वाटर इंटेंस क्रॉप की मैनेजमेंट कर लें तो हमारा बहुत सारा पानी अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। बिल्कुल। और सर्दियों में हमें जो ये फॉग और स्मॉग की जो दास्तान है वो उसकी शिद्दत में कमी हो जाएगी। सर उसकी शिद्दत में कमी कैसे होगी? वो तो हम जो जिस तरह से जला रहे होते हैं अपने बाद में सारी, देखिए जलाने के लिए वो उस धुएं को कोई ना कोई सबस्ट्रेटम चाहिए रुकने के लिए। वो कंडेंस वाटर होता है जो दिन को इवेपोरेट करता है, 8 घंटे का चूँकि दिन होता है तो वो स्केप नहीं कर सकता सिस्टम से, कंडेंस होके दोबारा सुबह ये नीचे आ जाता है, उसके ऊपर धुआं बैठ जाता है तो वो हो जाता है, तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये इसकी साइंस है। और अगर वो कंडेंस वाटर नहीं होगा, भाई कराची में क्यों नहीं होता स्मोक? क्योंकि कराची में कंडेंस्ड वाटर नहीं कराची में फसलें कौन सी हैं? नहीं फसलें, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। नहीं, आप वाटर बॉडी के साथ, आप किसी नहर के साथ जाएं तो आपको धुंध मिलती है, हाँ, फॉग आपको मिलती है, लेकिन अगर स्मॉग की बात आप उसकी मिसाल ऐसे ले वही है ना, धुंध के अंदर अगर वो मिट्टी, अगर धुंध की मिकदार बढ़ा दें, यानी वो कंडेंस वाटर, आप नहरों के जाल को मजीद बढ़ा दें, ओपन कर दें, अव्वल तो नहरें जो हैं वो उनकी भी अपनी अहमियत है, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं, हमारे जो इरिगेशन सिस्टम है वो वाटर इंटेंस सिस्टम को, यानी एक ऑब्सोलीट सिस्टम को जो है ना फॉलो। अच्छा सर, वापस आ जाते हैं थोड़ी सी वो अवामी जो एक हिसाब से सवाल ये कि ये जो बारिश का पानी है, एक तो हम इसको किस तरीके से संभाल सकते हैं, और दूसरा क्या इसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं मानसून की पहली बारिश का है, बाहर वो रख देते, कूड़ा रख देते मट्टी का, और उसके बाद जो इसमें पानी आएगा हम वो पियेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। इज इट लाइक दैट? मैं आपको अब तो एसिडिक रेन भी होता है। सिर्फ एसिडिक रेन तो आप छोड़ दें, आप तसव्वुर कीजिए आपकी छत पे कबूतर बैठी, कौवा बैठा, उसने कुछ तोहफे छोड़े, वो वॉश आउट हुआ, आप उस पानी को पिएंगे। अब तो ये भी नहीं पता कि उड़ते हुए जा रहा हूँ, हम कहेंगे हाँ नहीं, लेकिन अगर आप उसकी मिसाल ले लें, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, उसके ऊपर बड़े तोहफे मौजूद होते हैं, इसलिए कि शेड नहीं है, तो या शेड भी हो तब भी आप शेड के नीचे खड़ी कर दें, दरख्त के नीचे, तो आपको काफ़ी। तो ये जो फीकल कंटेमिनेशन होती है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, ये पीने के लिए फिट नहीं। हाँ, लोग नहा सकते हैं, और लोग अगर फिल्टर कर लें तब भी नहीं सर। देखिए फिल्टर एक क्वेश्चन है, या तो कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज हो, हर कोई अपने अपने हकीम होता है और एक नया हिकमत का जो है ना फार्मूला लेके बैठा होता है कि ये कर लें, ये कर लें, बट एक उसके लिए कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है। आप सोचिए कि DHA, अभी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक साहब ने 2000 गैलन पानी कर लिया वाटर टैंक में। आप सोचिए थोड़े दिन के बाद गर्मी होगी, आप केसेस रिपोर्ट कर रहे होंगे नेगलेरिया के। ठीक है, आप केसेस उसके वो छोड़ दिए, नेगलेरिया तो एक एमीबिक सिचुएशन है, वो छोड़ दीजिए, आप उसको लोग जो हैं वो पेट की तकलीफ के जो है ना इजहार करेंगे कि जी मुझे मोशंस आ रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है। सो दीज आर द थिंग्स के जो हमें पहले देखना चाहिए कि ये पोर्टेबिलिटी के लिए, ये नॉन पोर्टेबल यूज़ के लिए सही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ीउल हक साहब, आप हमारे घर में एक बार फिर से तशरीफ लाए और बड़ी सैर हासिल आपसे गुफ्तगू। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। एक बार फिर से जी आया नू भले करे आया, खुश आमदेद, बखैर राख ले, और क्या रह गया? वाह वाह वाह, सदके जाऊं, ये रह गया था, सदके जाऊं कहना। क्या बात है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको हमारी तरफ से बहुत सलाम हो। और भाइयों, दोस्तों, बहनों, दोस्तनियाँ नहीं आने बोला, सहेलियाँ नहीं बोला? नहीं, मेरी कुछ हमजोलियाँ, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, वो गाना याद आ गया। किसका था वैसे? मुझे, मैं फिल्में नहीं देखती। मतलब ये उससे बड़ी बात है कि कोई कह दे कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती। सही है भाई, सही है। अश्क है भाई, अश्क है भाई। इतने ऐसे सबने फिल्मों का सेगमेंट जो नहीं किया, इतना दिल कर रहा है, पाकिस्तान के सिनेमास खुले हैं, फिल्में लग रही हैं, जाके देखने का दिल भी कर रहा है, लेकिन क्या करें। हाँ,
टिकटें भी महंगी हो गई हैं। टिकटें भी महंगी हो गई हैं। टिकटों से बढ़ के अगर आप कोई 2-3 हज़रात साथ ले जाएं, ख़वातीन ले जाएं, और फिर वो पॉपकॉर्न्स के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं तो नाचोस खाती हूँ, थोड़े से 200 रुपये ज़्यादा महंगे हैं। कुछ बाहर के बंदा ले जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, वो चेक कर लेते हैं, पकड़ वो लेते हैं, बड़े चिंगम तक निकाल लेते हैं अंदर से। ये अफसोस की बात है। हाँ, अच्छा ये बिस्किट आधा रह गया, ये भी दे दे। ये भी दे दें। कसम से लाहौर में तो एक यहाँ से सिनेमा खरीदें। है, वो तो कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं कि बाजी प्लीज़ रखनी है, दवाई नहीं कि मैं पीऊंगी, रख लेती हैं। रख लेते हैं। ऐसा होता है। लेकिन अच्छा ये होना चाहिए भाई। लेकिन अब तो कोविड फिर से सर उठा रहा है। आसपास हम देख रहे हैं कि लोग पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड, तो भाई Yes. अपनी बूस्टर शॉट्स Please, वगैरह लगवा हाँ। लें अब, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस रखें, और बहुत बारिश के ज़रूरी दिनों है। में वैसे भी एहतियात करें। और हम टॉप स्टोरीज़ की जान चलते हैं। पेट्रोल कीमतों में कमी सियासी बाजीगरी या आवाम का दुख। पंजाब की 20 सीटों के लिए हर बार आजमाने का फैसला। पेट्रोल में 18 रुपए और डीजल की कीमत में 35 रुपए कमी की समरी हुकूमत को इरसाल। ट्रांसजेंडर्स को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का अज़्म, तन्हाई को रक़्स से दूर किया। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बाकायदा तालीम हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जन्नत अली आज हैं बाखबर सवेरा की खुसूसी मेहमान। और उम्र तो बहुत छोटी, लेकिन फनकारी की सलाहियत किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं। स्केच ऐसे बनाए कि हकीकत का गुमा होने लगा। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 13 बरस के शाहखान के स्केच ऐसे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। जी जनाब, तो हमने आपको खबर दी थी कि IMF फाइनली पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद हो गया है, और IMF के तहत 7वें 8वें मुश्तरका रिव्यू के मामला तय पा गए हैं, और तौसी प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फराम किए जाएंगे, और ये आइंदा बरस जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शौकत साहब ये कहिएगा कि अभी जो डील हुई है पाकिस्तान के साथ IMF की, जिसके तहत अब पाकिस्तान को पैसे भी मिलने वाले हैं, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मुल्क की जो इस वक्त फिस्कल कंडीशन है उसमें बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, देखें अभी पैसे तो जो जितने भी मिलेंगे, लेकिन जो आपका एक दफ़ा IMF के साथ टेक्निकल एग्रीमेंट हो जाता है, अगर इनको पैसे मिलते हैं तो उससे बाकी जो है फाइनेंसिंग जो है वो आसान हो जाती है। आसान हो जाती हैं। तो लेकिन पहले तो ये देखा जाए कि ये 1.9 अरब डॉलर था 7th और 8th का, और उन्होंने इसको कम करके 1.17 कर दिया, और इसलिए कर दिया है कि वो जाहिर है वो देखना चाहते हैं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी होगी आगे जाके, और फिर उन्होंने जाके इसको 1 साल के लिए बल्कि 9 महीने की आगे कर दिया। सितंबर में ख़त्म होना था, अब ये जाके जून में ख़त्म होगा, और वो 6 बिलियन की जगह 7 बिलियन होगा। ओके। अब बात तो सिर्फ इतनी है कि भाई अगर हमें ये कह रहे थे, ये तो बहुत ही गलत किस्म का आपने IMF एग्रीमेंट किया था, उसकी वजह से हम मुश्किलात में आ गए हैं। जी जी। तो फिर उसको आगे क्यों लेके गए हो भाई? और फिर उसके बीच में शराइत भी उन्होंने बहुत सख्त कर दी हैं। वो क्या क्या सर? वो क्या शराइत है? जैसे कि सीधी बात है, उन्होंने कहा है कि आप सारा का सारा पेट्रोल वगैरह का जो है वो पास थ्रू करेंगे, जो इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 855 अरब रुपए के आप इसमें पेट्रोलियम लेवी लगा देंगे। ओहो। हमने तो 4 रुपए की बात की थी, ये अब जो जाएंगे ये 50 रुपए पर लीटर तक लेके जाएंगे ये लेवी को। वो भी मान गए ये लोग। अच्छा। उसके बाद जो बड़ी बात इन्होंने मानी है वो ये मानी है कि जो हम 2 रुपए 50 पैसे कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी में जुलाई के बाद से हम लेके जाएंगे बेस रेट में, वो 7 रुपए 90 पैसे इन्होंने एग्री कर लिया। और फिर हमने तो गैस पे कोई बात नहीं की थी, हमने एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस जो है वो उसका वो भी लेके आ गए थे लेजिस्लेशन, वो हम उसके थ्रू हम जो वो एक किस्म से रिकवरी करते हैं। इन्होंने कह दिया है 45% हम गैस की प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो सर लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं शौकत तरीन साहब, एक चीज़ समझाएं कि अभी ये देखें ना, ये आप भी जानते हैं कि ये साल इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में आपको पता है कि सियासी जमातें जो हैं वो रिलीफ फराम करती हैं, इसलिए पहले सख्ती से काम करती हैं, फिर रिलीफ फराम करती हैं, ताकि हो ये कि अवाम उनको वोट दें आइंदा इलेक्शन में।
ये तो सारा कुछ दाव पे लगाकर अगर ये महंगाई कर रहे हैं तो जाहिर है कि आवाम तो इनके मजीद अगेंस्ट होंगे। इसमें बेनिफिशरी तो देखा जाए तो एक तरह से खान साहब हो रहे हैं या आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट होती है, इनको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है कि ये करें, ये बात ज़रा समझाइए। वो देखिए इनको करने की इनके पास चॉइस नहीं है। ओके, देखिए इनके पास चॉइस नहीं है ना कि IMF ने कुछ लिख दिया है कि इनकी नालायकी है, वो उन्होंने इस लफ्जों में तो नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि ये जो अभी जो मुआहदा हो रहा है और इसमें जो शराइत वो इसलिए की गई हैं कि इकॉनमी को वापस अपनी जगह पे रीसेट किया जाए, क्योंकि इनके डिलेड एक्शन की वजह से। डिलेड एक्शन क्या था? डिलेड एक्शन था जैसे ये आए थे जी जी, और जो प्राइसेस ऊपर चली गई थी प्राइसेस उसमें, तो ये उसके जैसे वो प्राइसेस हो गई थी इनको चाहिए था पास थ्रू करते। हाँ। तो और हमने जो छोड़ के गए थे पैसे चले उसको ये नहीं मानते, तो PSDB तो 100 बिलियन था ना, वो पहले 1 महीने में उसको यूज करते और उसके बाद बढ़ा देते। ये 6 हफ्ते तक ये बेसिकली ये सोच विचार करते रहे कि बढ़ाएं ना जी, बढ़ाएं, करें तो करें क्या, बिल्कुल करें क्या, तो वो उससे है इतनी चीजें खराब हो गई। अब इनके पास एक बंदगली में आ गई है, क्योंकि IMF ने कहा जब तक तुम ये चीजें नहीं करोगे हम तुम्हें ये टेक्निकल एग्रीमेंट नहीं देंगे। तो उसकी वजह ये फंस गया। तो आखिरी चीज जो मैं कहने वाला था कि उन्होंने एक चीज और बहुत ही बड़ी कर दी है, जो अभी इन्होंने नैब लॉज पास किए हैं। उन्होंने कहा है एक कमेटी बनेगी, टास्क फोर्स बनेगी, वो देखेगी कि एंटी ग्राफ्ट के जो आपके जो लॉज हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने नैब लॉज को मेंशन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एंटी ग्राफ्ट और फिर उन्होंने ब्रैकेट्स में नैब लॉज। तो इसका मतलब है कि अब तो मुझे समझ है ये इस हड्डी को निकलेंगे कैसे और उगलेंगे कैसे। देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये पार्ट ऑफ ये प्रायर एक्शंस हैं, और वो फिर ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये कर लेंगे तो फिर हमारा बोर्ड इसको। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है, ये ज़रा फरमाइएगा कि आपने एक तो चीज़ निशानदेही कर दी कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, बिकॉज दे रिएक्टेड डिलेड, उसमें काफ़ी डिले किया काफ़ी मसला उसमें। अच्छा, आप ज़रा ये फरमाइए कि आप अगर उनकी जगह होते या आप उनको कोई मशवरा देना चाहें, जाहिर है क्योंकि सियासी मुफादात अपनी जगह, पाकिस्तान के लिए हर कोई सोचता है और आप भी काफ़ी दर्द रखते हैं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर कोई भी मेरे ख्याल से सियासत नहीं। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए यार, मैं पहले इससे जो जहाँ ये पहुंचे हैं वहां तक पहुंचता ही ना। मैं रूस के पास जाता, अरे भाई मुझे रूस से सस्ते तेल मिल रहा था, मैं उधर से सस्ता तेल लेता। मेरे पास 2-3 महीने थे, मैं टारगेटेड सब्सिडी करता, मैं मोटरसाइकिलिस्ट को, छोटी गाड़ियों वालों को निर्ख कम करता, या मतलब उसको इतना ना बढ़ाता, बहुत बड़ा बढ़ाता, वो मैं करता। और तीसरी चीज बिल्कुल, लेकिन चौधरी पहले क्यों नहीं, ये टारगेट सब्सिडी के हवाले से तो पहले भी बात की जा रही थी, और ये भी कहेगा कि जो आपके हरीफ हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे साहब ने जो लेटर भेजा था वो रूस से तो उसका जवाब भी नहीं दिया था। अरे जवाब किसने नहीं दिया था? उन्होंने ही तो मंगवाया था वो खत। हमारी जब नेगोशिएशन हुई तो उन्होंने कहा जी खत तो भेजें आप हमें। अच्छा। और उसके बाद तो बाद में अभी तो यार मतलब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी इमरान खान से बात हुई थी एनर्जी के ऊपर। अब ये कैसे कह सकते हैं? और दूसरी चीज ये है कि यार अगर हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, अगर श्रीलंका कर रहा है, तो हम अगर जाके कुआं तो नहीं आएगा ना प्यासे के पास, कुएं के पास जाएगा। ऐसे ही होगा। प्रोसेस शुरू किया था, ऑफ कोर्स बातचीत शुरू होगी, फिर जाके मुआहदा होगा, MOU साइन होगा, फिर उसके बाद हम देखते अच्छी खबरें आना शुरू होती है। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ उसमें जो मैं खत्म नहीं की थी मैंने, कि जो 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। जी सर। तीसरी चीज मैं ये करता कि मैं जो इस वक्त 1400 अरब रुपया पिछले साल हमने कलेक्ट किया ज्यादा, इस साल हम 1900 अरब और कलेक्ट करते और हम 8 ट्रिलियन पे पहुंच जाते अपने रेवेन्यू में। उसमें से मैंने बचत करके लोगों को उसके बीच में रिलीफ देना था। तो मैं अभी भी इनको ये कहूंगा कि इनके पास अभी हर वो प्रोग्राम हम जो छोड़ के आए हैं, अगर उस पर ये अमल करेंगे, ये 8 ट्रिलियन पे जा सकते हैं। वो 400-500 अरब रुपया ज्यादा जो कलेक्ट करेंगे वो खुदारा गरीब लोगों पे खर्च करें। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है कि ये जो जब ये जो टैक्सेशन का बोझ की हम बात कर रहे हैं, तो बिल वास्ता और बिला वास्ता जो टैक्स हैं वो उनका बोझ पड़ता है या तो सैलरीड क्लास पर या जो शिकंजे में आ जाए। अब बाकी लोगों को, ताजरों को और दीगर अफराद को इस नेट में या तो कोई एमनेस्टी मिल जाती है या कुछ न किसी तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर ये जो हमारा ज़राअत का शोबा है, जो कि कितना वो फ़ायदा लेगी, हाँ, ज़राअत का जो शोबा है, जो कि बैकबोन तस्वुर किया जाता था और कहा जाता था कि हमारी फूड सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब तो वो भी नहीं रहा। गंदम भी हमें इम्पोर्ट करनी है, दालें तक हम इम्पोर्ट करते हैं, हर चीज़ हम मंगवा ही रहे होते हैं।
तो उस सेक्टर पे टैक्स लगेगा या उसको इसी तरीके से टैक्स छूट ही मिलती रहेगी? देखिए, मैं तो ये आपको कहना चाह रहा हूँ, 5 प्रोग्राम मैं छोड़ के आया था और उसके बीच में ये था कि हमारा इस वक्त जो टैक्स पे है वो सिर्फ 30 लाख है जी। ऐसे मैं 4 करोड़ 30 लाख का डेटा छोड़ के आया हूँ। और वो डेटा ये नहीं है कि खामखा का डेटा है। अच्छा। वो डेटा ये है जिसमें पूरा बताया गया है कि इनके एसेट्स कितने हैं, इनकी इनकम कितनी है, इनका टैक्स कितना है। वो हमने पोर्टल में अप्रैल में डाल देना था। और ये अगर 4 करोड़ 30 लाख में से आप अंदाजा करें 2-3 साल में 4 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 4 करोड़ 30 लाख हो जाए तो आप देखेंगे कि इसका मतलब है हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगे, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ कि जो टैक्स दे रहा है उसमें और टैक्स लगा दिया जाए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, रिटेलर के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और इन्होंने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने फिक्स टैक्स पे लेके चले गए, ये पुराना पाकिस्तान पे लेके चले गए, हमें सदियों पीछे लेके चले गए। मैंने फिर तीसरी चीज ये करनी थी कि ये एग्रीकल्चर, क्योंकि ये प्रोविंशियल है, मैं उसको हार्मोनाइज करना था कि हम आपको कलेक्ट करके दे देंगे ये एग्रीकल्चर टैक्स, आप लें पैसे बेशक, प्रोविंसेस को कहना था मैंने, लेकिन ये टैक्स जरूर, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक टैक्स दे और दूसरा टैक्स ना दे। देखो इसके बीच में वो कहते हैं ना, नो सेक्रेड काउस। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता था, टाइमली डिसीजंस अगर ले लिए जाते। लेकिन सती, हमारे यहाँ तो ये मसला है कि हम बहुत सारे जो डिसीजन है वो टाइमली नहीं लेते, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। चाहे वो, क्योंकि इस हुकूमत जब भी नई हुकूमत आई, इनको तो समझ नहीं आ रही थी कि हमने अच्छा जो आगे तो संभालना कैसे, करें या ना करें, इलेक्शन कॉल करें, क्या करें उसमें, क्योंकि सख्त फैसले लेने थे तो उनके डर से, मतलब नहीं, लेकिन अगर लेने थे तो पहले ले लेते। ये है कि जब आप आए थे, जब आपने एक हुकूमत को हटाया, इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, आपने उनको हटा के घर भेजा फॉर व्हाटएवर रीजंस, ठीक है, तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन है। हमारा मसला ये है कि हम स्टडी नहीं करते। जो हुकूमत से बाहर बैठा होता है उसको लगता है कि जी इनके पास तो बड़ी अय्याशी कर रहे हैं और किस तरीके से वो मैनेज कर रहे थे। अब सारा ब्लेम उन पे स्टडी नहीं करते, जो हुकूमत में बैठे होते वो भी स्टडी नहीं करते। हाँ, वो भी नहीं करते। दैट इज द प्रॉब्लम ना, कि लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है और अब वो भुगत रहे हैं और उसकी वजह से अवाम भुगत रहे हैं। खुद क्या भुगत रहे हैं, जाहिर है कि 50 रुकने से जायद काबीना है, प्रोटोकॉल्स वैसे के वैसे चल रहे हैं, शशके वैसे ही चल रहे हैं। जब हम पहले भी जो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें होती थी, मुल्क की इकोनॉमी के लिए अच्छी होती थी, हम हमेशा सेलिब्रेट करते थे और बात करते थे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं हम पे आ रहा। इतने शोबे तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अच्छा फील कर रहे, जो हमसे जो नीचे का तबका है वो क्यों नहीं जो है वो स्ट्रेंथन फील कर रहा, उस तक इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ठा करके आता है। और फिर जनाब हम देखते हैं कि जैसे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो फिर उससे पहले एक पैराडोल की गोली खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जो बिल होता है पेट्रोल का वो तो जनाब सोच से मार्क्स सब कुछ आउट है, वो इससे सूरत हाल है। और अभी आपको बताएं, क्योंकि आलमी मंडी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो फौरी डिसीजन ले लेना चाहिए था। वही बात, टाइमली डिसीजन नहीं लिए जाते, नहीं लिए जाते। अब आगे आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन कब है? बिल्कुल जी, 17 तारीख को, अब से यानी कि 3 दिन बाद। और पेट्रोल की कीमतें कब कम हो रही हैं? 15 तारीख को, या हो सकता है आज रात को हो जाए। और इसका ऐलान कब किया गया? 3 दिन से। 3 दिन से पहले समरी भिजवाई, फिर उसके बाद अच्छा। और मतलब आप ये देखें कि माहौल बना रहे थे लोगों को। मैं तो हर रोज चेक कर रहा होता हूँ कि 12 बजे से पहले कुछ हो जाए, कुछ दे दें। वैसे तो ले ही रहे हैं, कुछ दे दें। मरियम नवाज साहिबा ने भी जल्द से बोला है कि 48 घंटों के अंदर अंदर। हाँ, मतलब देखिए टाइम, एक पूरा टाइम फ्रेम दे रही हैं। और एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि भाई उनसे मंसूब एक बयान ये भी है कि मैंने हमजा को कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो 100 यूनिट वाली जो सब्सिडी है ना, उसको 300 यूनिट तक ले जाएं। यानी कि वो जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को डिक्टेट किया कि आपने ऐसे करना है, आहिस्ता आहिस्ता। डिक्टेट किया या एडवाइस दी, क्या किया? आई डोंट नो, डिक्टेट किया पता नहीं, मैं ये मुबैना तौर पर उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि चलो कर दो। हाँ भाईजान, हाँ ऐसा हो जाए तो क्या ही बात। हाँ, वैसे वाकई ऐसा हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। भाई हम तो कहते हैं हमारे लिए अच्छा होना चाहिए और हम ज़रा महंगाई की चक्की से निकलें। अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पेट्रोल की, कि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में तो कम हुई, तो देखिए पाकिस्तान में कब कम होती है, हमें कब ये सुख का जो है सांस वो लेने को मिलता है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि आज आलमी मंडी में कीमतें बहुत कम हैं, अगर कम करना है तो 150 रुपये से भी कम करो। क्या कहना था उनका, जलसे से खिताब करते हुए आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि सिलसिला देखना है कि इस हवाले से क्या हो सकता है, क्या तरीक़ेकार रखेंगे। और मसले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं
और ये ऐसे में अगर पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाती हैं तो कितनी बेहतरी इससे आ सकती है, तो देखना होगा। और फिर जो चीज़ें नर्क बढ़े हैं, किराए बढ़े हैं, बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या उनके ऊपर ये असर होगा या नहीं होगा, ये भी देखना हमें होगा। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। खुर्रम से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम एंड वेलकम टू बाखबर सफ़ेरा। गुड मॉर्निंग खुर्रम, क्या लग रहा है कि आलमी मंडी में तो हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान में भी अब समरी तो भिजवा दी गई है कि तेल की कीमतें कम होंगी, कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा नीचे तक इसका, जिसके हमेशा बात करते थे शो पे? अस्सलामुअलैकुम आप दोनों को गुड मॉर्निंग। देखें ये बड़ा चैलेंजिंग जो है ना वो सिचुएशन होती है। प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं तो फौरन से बड़ा प्राइसेस जो है पूरी मार्केट में बढ़ जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है, इंडिविजुअल्स पे जो है वो इसका प्रेशर आता है, छोटे दुकान वाले भी जो है वो प्राइसेस बढ़ाते हैं, बड़े बिजनेस की प्राइसेस बढ़ाते हैं और फौरन से उसका इम्पैक्ट आता है। और इनफैक्ट जितने से प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है वो आगे पास ऑन की जाती है, जो उसको प्रॉफिटेरिंग भी की जाती है। लेकिन उल्टा हिसाब ये है कि जब जो है प्राइसेस कम की जाती हैं तो प्राइसेस कम नहीं होती मार्केट में, और यही सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को सिर्फ ये नहीं करना होता कि जी आप प्राइसेस कम कर देंगे तो आगे से हम सब जो है ना पास ऑन कर देंगे, ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। प्राइसेस जब तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होती, जब तक गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जब मार्केट में वो चेक एंड बैलेंस रखती कि जी अब हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगी, उसी हिसाब से बढ़ेंगी, और जब कम करेंगे तो उसी हिसाब से कम होंगी। तो ये है कि यहाँ पे प्राइसेस कम की भी जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे आएगा बनिस्बत इसके, क्योंकि वो बहाने शुरू जाते हैं। आपको पता है जब ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं तो वही कहते हैं यार 50 रुपए से बढ़ी हैं, 10 रुपए से कम हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी। मेरे ख्याल में लेकिन जब हमने हमेशा देखा था जब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए भी इजाफा होता था तो फौरन कैसे इफेक्ट आता था, और उसके बाद जब डॉलर की भी जो कदर हम देखते थे वो बढ़ती थी तो हम फौरन देखते थे कि जी सब्जी वाला भी कह रहा था जी कि डॉलर, आप देख रहे हैं डॉलर महंगा हो गया, लेकिन जब डॉलर सस्ता कम भी होता था तो कोई वापस नहीं आता था। ये चीज नहीं होती जी। एग्जैक्टली मेरा देखिए यही पॉइंट है कि दो इसमें इश्यूज हैं। एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन हो सकता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं है। दो चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि हम IMF प्रोग्राम में है, IMF के साथ अभी एग्रीमेंट बाकी है, ऑलमोस्ट हो गया है, जो भी है अभी तक फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया, नंबर 1। तो IMF के साथ ये अग्री करना मेरे ख्याल में टफ होगा या हो चुका होगा, जो भी है। तो कि प्राइसेस हम कम कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, जब आपने सेल्स टैक्स नहीं लगाया अभी और हर महीने आपने 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी पे भी ऐड करने हैं, तो ऑफकोर्स ये एक पॉलिटिकल जो है ना डिसीजन ज्यादा लगता है। एक और चीज है इसका जी, एक और चीज ये फरमाइए। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को ये पास ऑन करना और ये मेक श्योर करना, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कि नीचे प्राइस आम आदमी तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। और उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा अगर आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को और बीच में मिडिलमैन को जो है वो पास ऑन कर देंगे और वो आगे पास ये तो खुर्रम साहब ये तो कभी होना नहीं, आज तक नहीं हुआ। हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं, कभी कोई पूछता नहीं इस बारे में कि गरीब कितना पिस रहा है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज़ ज़रा बताइएगा हमें, इमरान खान साहब ने जो बात की है कि भाई प्राइसेस नीचे आ गई हैं तो अब तो पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 144 से 150 के दरमियान। एक तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ उसके पेश नज़र, दूसरा जो डॉलर की कदर उस वक्त थी और अब है उसके पेश नज़र, क्या रियलिस्टिकली ये मुमकिन है कि ये कीमत जो है वो 144 से 150 के दरमियान हो सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी एकदम से हो जाएगी। देखें ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमारे व्यूवर्स को, ये जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आवाम है हमारी, उसको ये समझने की जरूरत है। उसी को समझना पड़ता है हमेशा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना, ये इस तरह से नहीं होता कि जी एकदम से प्राइसिंग गिरी तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इतनी होनी चाहिए। पिछले दौर में 160 रुपए का पेट्रोल था और उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस थी वो तकरीबन $95 के पास थी, और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो रुपी डॉलर पैरिटी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 189, 188, 183 इसके 80s में घूम रहा था जो डॉलर था हमारे यहाँ। आज जो है डॉलर 210 रुपए का है हमारे यहाँ की, और पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है डॉलर। इंडिया 6% जो है इंडिया की करेंसी गिर गई, 80 रुपए का जो है डॉलर वहाँ पे भी हो गया है। बांग्लादेशी करेंसी जो है 90 प्लस चली गई है डॉलर के अगेंस्ट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इंटरनेशनली, दूसरा हमारे पास डॉलर की कमी है, तीसरा डॉलर के जो है वो रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं हमारे यहाँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी जो 150 का होना चाहिए, अभी ये हो सकता है। और मैं ये भी बता दूं आपको
कि 40 रुपए और पता नहीं किस तरह से 50 रुपए का इम्पैक्ट से लोग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जी 40 रुपए या कम किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट का अफोर्ड कर सकेगी। दो चीजें हैं, एक ये कि आज अगर फॉरन पास ऑन कर दिया, कम से किया 10 से 15 रुपए, अगर 10 रुपए भी कर दिया, मेरे ख्याल में वो एक पॉलिटिकल होगा, लेकिन स्टिल हमें जो है वो अपने फाइनेंसिस बड़े महंगे पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाते हुए एक्सटर्नल अकाउंट में बड़ा प्रेशर आ सकता है। क्योंकि आज आपने फॉरन से पेट्रोल कम कर दिया और हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बिजली बचाने की बात कर रहे हैं ताकि हमारे डॉलर्स बचें। और अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें हुई हैं और थोड़ा सा हाइड्री की तरफ हम अब शायद हमारा रुझान होगा, हमारा पानी से बिजली थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, हमें शायद इतना ऑयल ना इम्पोर्ट करना पड़े। तो ये चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है कि 150 का हो जाएगा फॉरन से पेट्रोल। और एक तरह से पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट होती है, ये हमें करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इससे रियलिटी इतनी ज़्यादा इतनी आसान तरीके से जो है अचीव नहीं की जाती। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह करे कि जो ट्रिकल इफेक्ट है वो आए और ये जो फैसला है ये सिर्फ एक सियासी फैसला ना हो, वाक़तन आवाम को रिलीफ पहुँचाने का सोचा गया और इसकी टाइमिंग भी अच्छी खासी हो। ट्रिकल डाउन इफेक्ट से मुझे पता नहीं क्यों प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी याद आ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम एक ब्रेक लेते हैं। अनदेखे अनजानी है कोई लोग ना, मेरे ख्याल में। आफ्टर द ब्रेक, ईद शोज जब हुए थे तो हमने हर ईद के दिन पहला, दूसरा, तीसरा, एवरीडे आपसे क्या बात कही थी कि हद हौला रखना है। अपने टेड को अपना टेड समझो। यस, दिस टेड इज योर ओन टेड, ठीक है। और ईद के दिनों में भी आप जो खा रहे होंगे उसका हिसाब होगा। और रमजान में खाने का हिसाब नहीं होता, तब भी हम कहते हैं हद हौला नहीं। उस वक्त भी 10 तक। और आपने इतना कायम ने कहा था लोगों में बांटिए, सिर्फ अपने तक नहीं रखना। आपने कहा जी मैंने तो अपने फ्रिज, मैंने तो फ्रीजर इसलिए खरीदा डीप फ्रीजर क्योंकि मैंने इसमें गोश्त जमाना। फिर आपने क्या किया, सुबह आपने कलेजी खाई, दोपहर में आपने कहा मैंने तो खाना पुलाव या बिरयानी पकेगी, रात में आपने कहा खौरमा, फिर आपने कहा हो खाला के घर जाना, वहाँ पे तो रान रोस्ट है। तो करते 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 3 दिन आपने गोश्त ऐसे खाया जैसे पता नहीं जिंदगी खत्म होने वाली है। उसके बाद आपको गोश्त दुनिया में कभी नहीं लबना। और हुआ क्या, करा लिया ना खुद को डायरिया, करा लिया, कुन्ने क्या किया है, डायरिया, बदहजमी, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। भले पंजाब में तो सिर्फ लाहौर में क्या जा रहा था कि 10,000 लोग लाए गए। कराची के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी आप इमरजेंसीज में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना रश है। जहाँ जिसकी मतलब बिसात है वहाँ पर वो जा रहे हैं। सती ब्लड प्रेशर कितना लोगों का बढ़ रहा है, मतलब आप भाई खत्म भी कर दें खाने, कितनी आपको क्या मसले मसाइल हैं। और वो लोग खा रहे हैं कि जो पूरा साल खाते रहते हैं। जी एग्जैक्टली, मतलब दोबारा खाना नहीं मिलना आपको कभी। क्यों आप ऐसी हरकतें करते हैं? क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी का मामला है, आपकी बीवी बच्चे जो इस टेलीविजन स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा करी मदिया लताड़ो और इनको। और अगर जितना आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगी कि कितना नुकसान हो रहा है आपकी इस बसियारखोरी, इसको कह सकते हैं। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में है ना, खोरी आ रही है तो बस वो है। हाँ तो चल जाएगा। बसियारखोरी के क्या नुकसान आते हैं, डॉक्टर उज़मा हमें ज्वाइन करिए एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़मा। ये वालेकुम अस्सलाम और गुज़श्ता ईद मुबारक। आप ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास भी असरात पहुंच रहे होंगे, लोग आते होंगे और बिल्कुल आ रहे हैं, बल्कि आप लोग तो एंटीसिपेट करते होंगे और चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती होगी ऐसे पेशेंट्स को देख। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले पूछी भी जाते हैं कि क्या मुस्कुराहट आ जाती है, आपने कहा बिल्कुल। हाँ ऐसे ना कि देख नहीं, बड़े लोग कंसर्न होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, पूछते भी हैं हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, सब समझा भी दिया जाता है कि ऐसा करना है। लेकिन मसला ये कि मुझे लगता है कि शायद इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकल जाता है। वो गोश्त देख के शायद कुछ अजीब सी हालत हो जाती है, तो ये चीज़ है। ओके, तो अभी तक आपके पास मतलब ज़्यादातर केसेस क्या आ रहे हैं? देखिए अभी मसला ये है कि बकरीद के साथ साथ ना बारिशें भी हो गई हैं, ठीक है, और फिर लाइट्स भी जा रही थी, तो सब चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है कि उसमें डायरिया भी है, उसमें हेपेटाइटिस ए भी आ रहा है, उसमें टाइफॉइड भी है, उसमें स्किन एलर्जीज भी हैं, क्योंकि सब चीज़ मिक्स हुई हुई है। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हम कल तस्करा भी कर रहे थे कि बारिश की वजह से मदिया ने बल्कि ये जुमला कहा था, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, आई एम एक्यूजिंग यू ऑफ समथिंग। वो कहा था कि भाई जानवरों को कीचड़ में लिटा के भी लोग कुर्बानी करते हैं। अब जाहिर है कि वहाँ पर जो गोश्त वगैरह बनाते होंगे उसके अंदर अगर वही खुदा न खास्ता सीवरेज का पानी और ये वो इस तरीके से, तो कंटेमिनेशन होती होगी। बिल्कुल होती है। कंटेमिनेशन के साथ साथ फिर मुझे बताएं कि हमारा जो फुजला होता है उनको सही तरीके से एलाइशें हैं, उनको सही तरीके से प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो मुझे बताएं वो बारिश के पानी में भी हुआ, फिर उसमें गोश्त में भी कंटेमिनेशन हुई, फिर उसी पानी अगर साफ नहीं आ रहा, गोश्त अगर उस पानी से धुल रहा है, तो बताएं स्टिल
उसके अंदर जरासीम तो शामिल है जो ना। आपने जैसे बात की कि देखिए लाइट नहीं है, बारिशें हो रही हैं, कराची में गर्मी बहुत है, और जी हमारा फ्रिज में जो, क्योंकि लाइट नहीं है तो फ्रिज में भी गोश्त सड़ रहा है जो हमने रखा हुआ है, और कुछ गोश्त हम खाए जा रहे हैं। तो थोड़ा बॉडी डायनामिक्स के हवाले से बताएं कि जब इतनी गर्मी होती है और इतने बढ़ते हुए टेम्परेचर में आप मिर्च मसालों वाला गोश्त, वो भी एक नहीं बल्कि 3 वक्त दिन में, क्योंकि आप जो सुबह भी पराठा खा रहे हैं वो आप रात के सालन से खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो ये कितना आपके बॉडी के लिए, क्योंकि डाइजेशन तो है ही लेकिन साथ में और कितनी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी ना। देखिए अगर हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड डोज है गोश्त की 1 हथेली के बराबर आपने पूरे दिन में कंज्यूम करना है गोश्त, और हम ये 1 हथेली के बराबर तो शायद नाश्ते में ही हम उसके 2-3 पीसेस खा लेते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। हथेली में जस्ट दिस एरिया जी, ये तकरीबन 3 औंस का होता है, 90 ग्राम के बराबर होता है। तो शेर का मैदा फिट करा लेना, फिर तो आपको मैं ये समझ गया है। वो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए, और इटसेल्फ जो गोश्त होता है उसके अंदर जो प्रोटीन और फैट होता है उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम उस 3-4 घंटे के बजाय होने ही देते, फिर कहीं और जाते हैं। से कम बता रही हैं, इससे कहीं ज्यादा। 3 से 5 घंटे में अच्छा हाजमा बता रही हूँ कि एक नॉर्मल इंसान का, और हम 3 से 4 घंटे नहीं, हम विजिट भी कर रहे होते लोगों के घर, वहाँ पे गोश्त की चीज़ आ जाती है, ठीक है, फिर हमने खा ली, हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे होते। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी फिर वॉमिटिंग, डायरिया, पेन हो रहा है, ठीक है, फिर तबीयत ख़राब होती है। तो आपने ये करना है कि आप गोश्त ज़रूर खाएं, ऐसा नहीं खाएं, लेकिन उसके साथ दालें, सब्जियां, सलाद, इसका इस्तेमाल भी खाएं ताकि आप थ्रू आउट दी जो ईद है उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, ये मेरे कान में भी एक आवाज़ आई है, खुद बहुत एक सवाल लोगों का, क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल, मतलब एक लुकमा अंदर जाएगा और एक सिप भी जाएगा, बिल्कुल। तो लोगों को ये समझ में भी नहीं आता कि भाई ये कितना नुकसानदेह है, और इससे आपको डायरेक्ट आप किसी हार्ट डिजीज में आप लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल, नहीं, लेकिन वो जो इंस्टेंटली एक चीज होती है ना कि जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया, फिर उसके बाद खाया, तो फिर वो डकार वगैरह लेके, तो वो समझते हैं कि वो बड़ा उनको फायदा दे रही होती है। नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अगेन उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात ये कि हम ईद के दिनों में ना कोई एक्सरसाइज, कोई चलना फिरना कुछ नहीं होता, लेट नाइट खाना खा रहे हैं, लेट गए। तो मुझे बताएं खाने को कैसे बॉडी हमारी कैसे वो करेगी। आपने अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें भी बर्न भी करना है ना, चाहे अब आप एक्सरसाइज की सूरत में करें, चाहे वो वॉक की सूरत में करें। खाना चबा के खाएं, पानी का इंटेक बढ़ाएं। फिर लोगों को अच्छा डायरिया के अलावा कॉन्स्टिपेशन भी होती है अगर हम ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं ना, तो आपने हर चीज़ को बड़ा बैलेंस लेके चलना है ताकि आप थ्रू आउट दी उससे चलें। और जिन लोगों को कोई दिल का मर्ज़ है, कोई खुदा न खासा स्ट्रोक का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उनको तो बहुत सोच समझ के डॉक्टर ने जो रेकमेंड किया है साफ़ सुथरा बग़ैर चर्बी का, वो भी मैंने एक आध बोटी ले लें तो काफ़ी है उनके लिए, वो भी अगर उनका डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है। ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ये निहारियाँ खा रहे हैं, कुन्ने खा रहे हैं, दबा के गोश्त खा रहे हैं, मतलब कहते हैं जो कराची की ज़बान में मंड के गोश्त खा रहे हैं, कितना नुकसानदेह इनके लिए है। हमें नहीं, देखें इसकी सिचुएशन ऐसी होती है, खुदा ना खास्ता आप खाए चले जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ा तो वो आपके दिल को, आपके अल्लाह ना करे फालिज का अटैक हो सकता है, वो कहीं किसी तरीके से भी आपको पैरालाइज भी हो सकता है। तो उतना ही नुकसानदेह कि आपको नहीं पता कि आप जितना गोश्त खा रहे हैं वो किस लम्हे आपको क्या कौन सी बीमारी लायक हो जाए। अगर आपको पता है कि मेरी ही सिचुएशन है और उसके बावजूद आप खा रहे हैं तो अपनी आप जान के साथ खुद खेल रहे हैं ना, उसको आपको पता है। हाउ टू टेक केयर ऑफ द किड्स, जो कि स्पेशली बच्चे हैं, और जो डायरिया, क्योंकि मौसम भी ऐसा है और उसकी वजह से डायरिया में चले गए आजकल। तो वायरल, एक तो कोविड भी है जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम हम देख रहे हैं कि नज़ला ज़ुकाम की सूरत में कोविड अटैक कर रहा है, लेकिन वायरल भी कर रहा है। तो बच्चे को हम कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कोशिश करें कि बाहर से जो रेडी वाले होते हैं या बाहर का कोई भी रेस्टोरेंट भी मैं कहूँगी फ़िलहाल अभी अवॉइड करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। बिल्कुल सही। और बच्चों को आदत हमने डालनी है कि हाथ धोएं, स्पेशली जब वो अपने टॉयलेट यूज़ करते हैं। और आप घर में जो भी सब्जी गोश्त पका रहे हैं वो उबले हुए पानी से धोएं उसको, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे नलकों में पानी आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है, वो कितना कंटेमिनेटेड है। तो आप पानी भी उबले हुए पानी से सब्जियां वगैरह अच्छे से उसको कुक करें। स्पेशली सीजन में जो स्टेक वगैरह बना के दे देते हैं वो अंडर कुक होता है, तो वो जाके बड़ा डायरिया और ये चीज़ सूरत हाल पैदा करते हैं। तो अच्छा सा खाना पका हुआ हो, साफ़ सुथरा, और गोश्त के साथ थोड़ी दालें सब्जियां मिला दें ताकि बच्चे भी एकदम गोश्त ना जाए, उनके साथ थोड़ी बहुत दूसरी प्रोटीन या दूसरी, क्योंकि अभी ये जो बारबेक्यू हुआ तो हम देख रहे होते हैं बहुत सारी जो बोटियां आ रही होती हैं वो अंदर से इसमें खून भी नजर आ रहा था, कच्चा नजर आ रहा
है ना, तो वही सबसे ज़्यादा बीमारी का सबब है। कच्चा गोश्त खा रहे हैं तो कच्चा गोश्त मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे उसमें जरासीम लगे हुए होंगे, और एक ये होता है कि हमने इसको अगर अच्छा सा आँख पे पका लिया है तो सब जरासीम मर गए होंगे, लेकिन वो कच्चे गोश्त के अंदर स्टिल कहीं ना कहीं कोई इशू हो जाता है। बस अल्लाह जी हमें अपने ज़ुबान में रखे, हमारी जो नीयत है खाने के हवाले से उसमें थोड़ी बेहतरी लेकर आए, क्योंकि बस क्या कर सकते हैं, आप लोगों का अपना पेट है, अपना पेट समझ के खाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम खुद बच सकते हैं अगर हम चाहें तो। आपको आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों की सिग्नल दे रही होती है कि भाई ये चीज़ ना करें, आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर आप फिर भी करेंगे तो मैं तो कहेंगे लाल व छितर। हाँ जी, लाल व छितर तो प्यार से कह रही हूँ, आगे आगे भगाएं, आधे अमराज इनके वैसे ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौउम्र आर्टिस्ट से जो कि उम्र में तो बहुत छोटे हैं, यानी कि बहुत कम उम्र हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा हुनर दिया है जिसे देखकर बड़े बड़े हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि वो ऐसे कमाल स्केचेस बनाते हैं कि जब आप उनके स्केचेस देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई इतने बच्चे की जो उम्र है, इस उम्र में इतने खूबसूरत स्केचेस बनाना बहुत मुश्किल है। ये कैप्चर पिक्चर नहीं की हुई, ये स्केचेस हैं जो कि बनाए गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि तो पूरे मुल्क में इनकी धूम मच गई है जो इनका आर्ट है। इसके अलावा उन्होंने कायद आज़म अल्लामा इकबाल, अच्छा अर्तुल गाजी की जो सीरीज़ आई थी उससे भी बड़े इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जो इसके किरदार हैं उनकी भी, और साथ में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उम्दा स्केचेस बनाए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौउम्र आर्टिस्ट शाह खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह खान, और वेलकम टू बाखबर सवेरा। मुझे आर्ट का जो शौक था वो मुझे बचपन से ही था। जब मैं 6 साल का था और क्लास 10 में सबक पढ़ता था तो तभी से मैं आर्टिस्ट से इंस्पायर हुआ था, और मैंने जो आर्ट वर्क थी वो स्टार्ट की थी। मैंने अभी तक बहुत से पोर्ट्रेट ड्रा किए हैं, जिनमें मशहूर पॉलिटिकल लीडर्स के भी ड्रा किए हैं, इसके अलावा क्रिकेटर्स की। मशहूर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें से मैंने इमरान खान का पोर्ट्रेट ड्रा किया था, और इसके अलावा डॉक्टर अशरफ गनी का पोर्ट्रेट ड्रा किया था। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उसका भी पोर्ट्रेट मैंने ड्रा किया था। इस तरह के जो, और ये रिसेंटली ड्रामा चल रहा है टीवी पर ड्रिल्स आर द वर्ल्ड, तो उनके किरदारों के भी मैंने बहुत से पोर्ट्रेट ड्रा किए थे और फिर उनको गिफ्ट भी किए थे। उनके किरदारों में से मैंने 2 का पोर्ट्रेट ड्रा किया था और फिर उसे बाई हैंड गिफ्ट भी किया। अच्छा ये बताओ कि ये वाक़तन ये बड़ा एक ज़बरदस्त आर्ट है, ये सीखा या फिर बनाते चले गए तो फिर मतलब अच्छे अच्छे स्केचेस बनते चले गए? का जो ताल्लुक है तो फ़नूनी लतीफ़ा से है, तो ये सीखा नहीं जाता। अलबत्ता एक्सपर्ट होते हैं, माहिरीन होते हैं इसके, जो कि आपको सिर्फ टिप्स बताते हैं, और इनका जो आइडियोलॉजी होगा वो आपके दिमाग में आएगा। यानी कि इसको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट, खुदादाद सलाहियत। यानी कि ये जब बुनियाद लाई जाती है तो इंसान अपने दिमाग से ही अपने अंदर इंसान के ये टैलेंट मौजूद होता है जिसको वो फिर उभारता है। तो ये आर्ट हो गया या शायरी हो गया, सो इसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहते हैं। और चूँकि मेरा भी आर्ट है और स्केचिंग में बनाता हूँ, सो ये भी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और मेरा इसके हवाले से कोई भी टीचर नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता रहा और मेरा आर्ट वर्क यहाँ तक है। अच्छा ये बताओ, आपने पाकिस्तान की जो मशहूर शख्सियात हैं, जो बड़े कायदीन हैं, उनकी तो आपने तस्वीरें बनाई, लेकिन साथ में देख रहे हैं कि जो अर्तुल गाजी के जो कैरेक्टर्स हैं आपने उनके भी स्केचेस बनाए, तो इसकी कोई ख़ास वजह? मैं जब नॉर्मली जब आम पोर्ट्रेट ड्रा करता हूँ आम शख्स का, यानी कि उसमें डिटेल नहीं होता, खाली प्रोपोर्शन होता है, तो उसमें मेरे तकरीबन 1 दिन या 2 दिन लग जाता है। लेकिन जब मैं एक अच्छा पोर्ट्रेट ड्रा करता हूँ या अपने आर्ट गैलरी के ड्रा करता हूँ, डिटेल वर्क ड्रा करता हूँ, तो जब मैं A1 साइज ड्रा करता हूँ तो इसमें तकरीबन मेरे हफ्तों का टाइम लगता है। जैसे कि ड्रिल्स अर्तुल के दौरान के जो मैंने ड्रा किए थे, और भी बहुत से पोर्ट्रेट थे, तो उस पर मैंने हफ्तों का टाइम लगाया था। तो इट डिपेंड ऑन पोर्ट्रेट। अच्छा तो टाइम, ये तो टाइम का बता रहे थे ना, कितना टाइम लगता है? ज़ाहिर है। तो अच्छा अभी तक कोई स्केच मार्केट में फ़रोख्त किया आपने? मेरा जो भी मास्टरपीस मेरे आर्ट गैलरी में रखा हुआ है तो उसको मैं किसी भी कीमत पर बेचता हूँ। वो मुझे बहुत ही अजीज होता है क्योंकि उस पर मैं बहुत ही ज़्यादा वक्त लगाता हूँ। अलबत्ता जब कोई उसको ख़रीदने का मजबूर होता है कि मैं इसको ख़रीद, तो मैं इसको खाली प्रिंट दे देता हूँ कि ये आप रख लीजिए। इसके अलावा जब कोई शख्स मुझे कहता है कि तुम मेरा पोर्ट्रेट ड्रा करता हो,
तो वैसे तो मैं ज़्यादातर ये पोर्ट्रेट नहीं ड्रा करता, कमर्शियल वर्क में ज़्यादातर नहीं करता, लेकिन जब कोई मुझे ज़्यादातर कहता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर मैं पेड वर्क करता हूँ और उसका जो मेरा क्लाइंट होता है तो फिर उसको स्पेसिफिक अमाउंट में बता देता हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, आप माशाल्लाह से इतनी आपकी कम उम्र है, आप इतने बड़े काम कर रहे हो, आपकी फैमिली क्या आपको इस तमाम तर काम में सपोर्ट करती है और उम्र क्या है बच्चे आपकी? मेरा उम्र जो है वो 13 साल है और फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से मुझे आर्ट वर्क के हवाले से बहुत ही सपोर्ट मिलती है। मेरे भाई हो गए, इसके अलावा मेरे वालिदैन हो गए, मुझे जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है तो वो बर वक्त मुझे वो मुहैया करते हैं। तो जब कोई भी आर्टिस्ट हो, जब फैमिली बैकग्राउंड उसका अच्छा हो, वो उसको सपोर्ट करें तो वो फिर आगे जा सकता है। तो मेरा भी ये है कि जो फैमिली है मेरी, तो आर्ट वर्क के हवाले से मुझे पूरा सपोर्ट करती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ मौजूद थे शाह खान। और शाह, बड़ी हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से कामयाबियां समेटते रहें, क्योंकि टैलेंट जो है वो देखें गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हाँ। उसको मज़ीद आगे फ्लरिश करने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है। उसको निखारने की ज़रूरत है और आपको उसका और एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है। आप खुद सोचें कि इस बच्चे की उम्र अभी 13 साल की है, जब ये अच्छा बालिग हो जाएगा तो उस टाइम तक ये कितना कुछ और सीख जाएगा, और इसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा सीख जाएगा तो फिर ये और क्या कुछ फन क्या कुछ नहीं कर सकता। आई मीन लाइक स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट गाय। और जाहिर है कि ये हुकूमत को भी चाहिए और हमारे पास ऐसे टैलेंट के प्रोमोट चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बता दें कि ये जो कोविड-19 के हवाले से सिचुएशन है कि वो अब एक दफ़ा फिर से ख़राब होती जा रही है। और गुज़िश्ता 24 घंटे के हवाले से अगर हम आपको ज़रा बताएं तो कोरोना के 2 मरीज़ मुल्क में इंतकाल कर चुके हैं, जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, और 390 केसेस सामने आए हैं। ये कौमी इदारा सेहत ने इस हवाले से हमें ये बताया है। अच्छा, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2.24% रही है और 175 मरीज़ जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो बी वेरी केयरफुल पीपल, ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है, एहतियात करें जिस तरह से हम आपको बताते हैं। और अभी ये है कि ये जो जाँ बहक हुए हैं मरीज़, ये सिंध के अस्पतालों में ज़ेर इलाज थे। अल्लाह खैर करे जी इस हवाले से। और साथ में मौसम के हवाले से आपको फिर से बताते चलें कि आज रात 8 बजे से कराची में बारिश होने की पेशगोई की गई है। लाहौर में इस वक्त ऑलरेडी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। 11 से 12 बजे कहा जा रहा है कि हवाएं भी चलेंगी, लेकिन आज लाहौर में बहुत तेज़ बारिश है। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में भी जो है इस वक्त बादल है, कहीं के इलाकों में बारिश हो रही है। तो आप लोग जब घर से बाहर निकलें तो ख्याल रखें कि क्या काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से आप निकल रहे हैं, क्योंकि अगर कराची जैसा अल्लाह ना करे हाल वहाँ पर हो तो आप फंस भी सकते हैं। ज़रूर चीज़ें लेके घर से बाहर निकलेगा, अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।